प्रदेश कार्य समिति के हमारे सदस्य सम्मानीय हेमंत जी और यदि करण जी परमार है तो वो भी पधारे, और जो भी सदस्य हैं वो भी पधारे। हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय समंदर जी पटेल और विजय सिंह जी आलाहेड़ा जी, मुकेश जी काला जी, आप भी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज हम सबके लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज मंदसौर नीमच चावड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के इस पत्रकार वार्ता के अवसर पर हम सबके बीच में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सम्मानीय सोम प्रकाश जी, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री है, आज हमारे बीच में कुछ ही समय में पधारने वाले हैं। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री सम्मानीय सुधीर जी मुनगंटीवार जी, जो कि लगातार बहुत ही हमारे सीनियर लीडर भी है और प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के रहे हैं, ऐसे सम्मानीय सुधीर जी आज हमारे बीच में है। आपका सभी का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में सुधीर जी गुप्ता हमारे सांसद महोदय, हमारे मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री वित्त मंत्री सम्मानीय जगदीश जी देवड़ा साहब हमारे बीच में उपस्थित है, और सभी हमारे सम्मानीय विधायक जी दिलीप सिंह जी परिहार साहब, यशपाल जी, हमारे माधव भैया, देवीलाल जी, हमारे धाकड़ साहब, आज वो भी मंच पर उपस्थित है। आप सभी का मैं मंच पर स्वागत करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय बंसीलाल जी गुर्जर, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं, और वरिष्ठ नेता हमारे सम्मानीय मदन लाल जी राठौड़ साहब, आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे प्रभारी, जो कि हमारे जिले के संगठन के प्रभारी है, सम्मानीय क्षितिज जी भट्ट साहब है, मंदसौर जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानीय नानालाल जी अठोलिया जी, नीमच जिले के सम्मानीय अध्यक्ष पवन पाटीदार जी, हमारे विजय अठवाल जी, और हमारे काला साहब, हमारे पूर्व विधायक हमारे बिज्जू भैया, और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सम्मानीय हेमंत जी, और साथ ही हमारे यहाँ के जो विधानसभा के संयोजक है सम्मानीय राकेश जी भारद्वाज जी, लोकसभा के प्रभारी महेंद्र जी भटनागर जी, और साथ ही सभी यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, और साथ ही सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा जो मैं स्वागत करना चाहूंगा, जो आप सामने बैठे आज, जिनके कारण ये हमारी पत्रकार वार्ता आयोजित हो रही है, सभी वरिष्ठ पत्रकार आज यहाँ पर उपस्थित है। आपका भी मैं दिल की गहराइयों से आपका यहाँ पर इस पत्रकार वार्ता में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हम सब पत्रकार वार्ता ज्यादा हमारे पास समय नहीं, इसलिए मैं सीधा माइक यहाँ पर हमारे मंत्री जी, जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री है सम्मानीय सुधीर जी, उनको मैं सौंपता हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज देश के ही नहीं विश्व भर के नेता हैं, उनके 9 साल पूर्ण होने पर 9 साल बेमिसाल को लेकर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। जो प्रेस वार्ता लेने के लिए हम सब के बीच में पधारे हैं सम्मानीय सुधीर जी मुनगंटीवार जी, वर्तमान में वन, सांस्कृतिक एवं मत्स्य पालन मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार के में मंत्री हैं। पूर्व में महाराष्ट्र सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के
प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और मैं उपस्थित सभी सम्माननीय मंचासीन सभी नेतागण का भी स्वागत करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप सभी लोग सदैव हम सबको सहयोग करते हैं और याद करने पर आप सबका हमको सहयोग और स्नेह मिलता है, इसलिए आप सभी का आत्मीय अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सम्माननीय सुधीर जी मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वह प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। मंचासीन आदरणीय सभी मंत्री, सांसद, विधायक, पक्ष के संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारी और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मेरे सभी प्रिय पत्रकार भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी का विचार जनता तक पहुंचाने का माध्यम बनकर हमारी बात सुनने के लिए आपने अपना अनमोल क्षण दिया है। मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भागवत माता जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि यहाँ के सभी पत्रकार भाई बहनों को भर भर के आशीर्वाद दे, सुख दे। विश्व गौरव, देश गौरव, जननायक, गरीबों के मसीहा श्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को जब देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, एक ही भाव के साथ उन्होंने देश सेवा के कार्य का प्रारंभ किया। कई राजनीतिक पार्टियां हैं देश में और कई राजनीतिक पार्टियां ये भी हम सत्ता के माध्यम से सेवा करते हैं ऐसा आभास निर्माण करते हैं, मगर ये एक ऐसी पार्टी है जिनकी नेताओं की विशेषता ही, जिनके साथ कई वर्ष तक सत्ता साथ में रही, उनके नेता परिवार बसाने के लिए देश को छोड़ते हैं। हमारे नेता देश के विकास के लिए परिवार को छोड़ते हैं। ये मूलभूत हमारे वैचारिक फर्क है। सीधी भाषा में अगर कहना है तो दोनों पार्टी, विशेष रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का फर्क उस कहानी जैसा है कि राम और श्याम की कहानी। श्याम राम को पूछता है कि राम, आपके पिताजी जब बैंक में पैसे निकालने जाते हैं तो पुलिस कभी नहीं पकड़ती, मगर मेरे पिताजी को पुलिस बैंक में जब भी जाते हैं तब पकड़ती है। तो राम बड़े सस्ता से कहता है कि तेरे पिताजी के काम में और मेरे पिताजी के काम में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति जैसा फर्क है। मेरे पिताजी दोपहर को 12 बजे विड्रॉल स्लिप लेकर खुद के ही अकाउंट से पैसे निकालने जाते हैं और तेरे पिताजी रात को 2 बजे छन्नी हथौड़ा लेकर दूसरे के अकाउंट से पैसे निकालने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये देश को आगे बढ़ाने की रही, जो आंकड़ों में आपको नजर आ जाएगा। उसके लिए मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी जिसके सामने हम आंकड़े दे दे वो ये कह सकता है कि निश्चित रूप से 26 मई 2014 के बाद सरकार ने प्रगति विकास की गति बढ़ाई है। जैसे 2004 से 2014 तक 10 वर्ष यूपी की सरकार थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो विश्व में कोई भी देश जिसको हम डेवलप कंट्री कहते हैं, उस डेवलप कंट्री की 5 मूलभूत तत्व होते हैं। वो चाहे रोडवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, जल वे हो, वाटरवे हो, या फिर वहां की बाकी सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। कांग्रेस के सरकार में 10 साल में 49.20 लाख करोड़ खर्च हुए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह आंकड़ा 117.40 लाख करोड़ तक बढ़ा है। तो गति तो बढ़ी है। दूसरी विशेषता यह है कि उनके पूर्व प्रधानमंत्री ये कहते आए हैं कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं।
हमारे प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर किया, 22 लाख करोड़ भेजे, नो लीकेज, नो 15 पैसे, कोई 15 पैसे की बात नहीं की। और इसके बारे में जो मूल्यांकन किया गया तो 2,20,000 करोड़ ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की वजह से देश के जनता का बचा। ये तो बाकी उदाहरण में तो दूंगा, तो आप भी बाद में प्रश्न पूछोगे। माननीय विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी की और एक विशेषता बताकर मैं आंकड़ों में जाऊंगा कि इसके पहले राजनीति में लाल दिए की गाड़ी चाहिए, इसलिए कितनी कोशिश होती थी, ये मंत्री बने वो मंत्री बने। माननीय मोदी जी ने कहा, भाई साहब आप लाल दिए के गाड़ी का मोह मत करो, लाल खून के इंसान के विकास का काम करो। और इसीलिए हमारा देश आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तीनों क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे जा रहा है। जब 26 मई को शपथ ली 2014 को तो 273 थे, 19 को हम आए, 30 मई 2019 को शपथ ली तो हम 303 भारतीय जनता पार्टी के हुए। 23 करोड़ इस देश के राष्ट्रभक्तों ने मतदान दिया, बहनों ने, भाइयों ने। 20 राज्य ऐसे थे जिसमें से कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। हमारे देश में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 20 राज्य ऐसे थे कि जहां से कांग्रेस पूरी तरह से, वहां से मतदाताओं ने अविश्वास बताया और उनके खिलाफ जाकर विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का चयन किया। अभी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि हम जनता के विश्वस्त है, ट्रस्टी है, तो हमने जाकर जन दरबार में किए हुए विकास की बातें कहनी चाहिए और यही विकास की बातें कहने के लिए आज हमने आपके प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं। जैसी एम फॉर मदर अपने बच्चों का नुकसान नहीं होने देती, वैसे एम फॉर मोदी इस देश का नुकसान कभी नहीं होने देंगे। और इसी दृष्टिकोण से अगर मैं पिछले 66 ईयर्स 9 महीना 11 दिवस ये पहले के, और अभी 9 वर्ष 17 दिन के आसपास दिवस हुए हैं। अब 66 ईयर्स बनाम 9 वर्ष, कुछ आंकड़े में दूंगा। 28 महीने विश्व में कोई देश ने अपने नागरिकों को मुफ्त अनाज नहीं दिया। ये पहला देश है कि जिन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया, क्योंकि कई वर्षों से कांग्रेस के सरकार में हम देश को जो गति से आगे बढ़ा सकना चाहिए, इस देश को स्वयं पूर्ण करना चाहिए, इसमें कुछ खामी आ रही। वैक्सीन पूरे विश्व में 193 देशों में अकेला देश है जिसने फ्री में दिया। 220 करोड़ 67 लाख से ज्यादा, ये मेरा 10 तारीख का आंकड़ा है, 220 करोड़ वैक्सीन फ्री में दिए। हर घर जल योजना, पानी ये तो अनिवार्य बात है। अशुद्ध पानी पीने से हमारे देश में कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। माननीय मोदी जी ने जैसे स्वच्छ शहर की कंसेप्ट रखी, वैसे हर घर जल। अब स्वाधीनता के बाद मोदी जी आने तक 3.23 करोड़ परिवारों को शुद्ध जल मिलता था। अभी 3 वर्षों में जो गति पकड़ी है, ये 3 वर्षों में स्वाधीनता के बाद के 66 ईयर्स और अभी 3 वर्ष में 6.20 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए और इसमें गति से इजाफा हो रहा है। अभी भी पानी के लिए बहुत ज्यादा प्रावधान प्रोविजन भारत सरकार ने की है। हर घर शौचालय, स्वाधीनता के बाद हमारे मां बहनों को रास्ते पे बैठना पड़ता था, मगर शौचालय की बात
सोची तो गई, अमल करते समय गति नहीं थी। मोदी जी के नेतृत्व में 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए। उज्ज्वला गैस योजना में 9.58 करोड़ महिलाओं को, बहनों को उज्ज्वला गैस योजना दी गई। जय जवान जय किसान हमने सुना, 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी ने दी। जय किसान बोलने के बाद 6,000 रुपए केंद्र सरकार ने दिए, 4,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने दिए। हाईवे के बारे में तो मुझे लगता है ये तो दिखाई पड़ते हैं, कहीं भी आप जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि जो रास्ते अभी सरकार बना रही है, इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी। एवरेज 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, अभी 38 किलोमीटर तक चले गया। आप सोच सकते हैं कि 5 गुना ज्यादा हाईवे बन रहे हैं, और वो भी हाईवे अच्छे होते हैं, उसका मेंटेनेंस, उसका रख रखाव। अभी मैं मंदसौर उतर के जब नीमच आया तो बहुत अच्छा रास्ता। स्वाधीनता के बाद गरीबों को पैसे देना तो दूर, उनका एक खाता तक नहीं खोला गया। जनधन खाते अभी 48 करोड़ जनधन खाते गरीबों के निकाले गए। उसका फायदा यह हुआ कि कोविड के समय 20 करोड़ हमारे बहनों के खातों में 500 रुपए महीना ऐसे पैसे दे सके, क्योंकि हमारे पास जनधन खाते थे। 2009 में जब कर्ज मुक्ति की थी, 72,000 करोड़ की कर्ज मुक्ति बताई गई कि 52,000 की, उसमें भी कई मारी, और 52,000 करोड़ में भी अकाउंट नहीं होने से उसमें भी घपले हुए। और यहाँ पे 48 करोड़ जनधन खाते करने से यहाँ पे कोई घपला नहीं हो पाया। जो घर है आप भी जानते हो, घर पंतप्रधान आवास योजना, भारत माता मेरी मां, और रहने को जगह नहीं, ऐसी परिस्थिति कई परिवारों पे थी। आज 3 करोड़ 22 लाख मकान बांधे गए, और ये मेरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी जनता का जनादेश मिलने के बाद अगले 5 साल में भी इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। कभी हमने आरोग्य की बात नहीं सोची। अमीर होगा तो उसके पास फिक्स डिपॉजिट है, पैसा है अकाउंट में, वो तो अच्छी सुविधा ले सकता है। और कांग्रेस के कई नेता बीमार होने के बाद तो अमेरिका ही जाते हैं, वो ले सकते हैं, कोई अड़चन नहीं, क्योंकि 15 पैसे ही पूछते थे, 85 पैसा पूछता ही नहीं था, तो अमेरिका जाता है दवाई में। मगर यहां पे एक एम्स स्वाधीनता के बाद थी, अटल जी आने के बाद उसमें 6 का इजाफा हुआ, और माननीय मोदी जी आने के बाद वो टोटल 22 हुए। 9 साल में 15 का इजाफा हुआ। हमारे यहां पे मुझे सांसद साहब भी कह रहे थे, मैं उनको भी बहुत बधाई दूंगा, उनके संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज बन रहे। माननीय मोदी जी ने कहा, अभी इस बजट में भी नर्सिंग कॉलेज 157 की अनाउंसमेंट हुई, और मेडिकल कॉलेज के बारे में 8 वर्षों में 209 मेडिकल कॉलेज में बढ़ोतरी हुई। सॉइल हेल्थ कार्ड 23 करोड़, आईआईटी 7 से बढ़ी, ट्रिपल आईआईटी 16 से बढ़ी, आईआईएम 7 से बढ़ी, यूनिवर्सिटी 320 से बढ़े। और सिर्फ बढ़े नहीं, एक आत्मविश्वास के साथ देश के जनता का साथ लेकर खुर्ची की राजनीति के बाहर जाके सेवा की राजनीति। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना, सब समाजों को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सम्मान। इंडस्ट्रीज में मुद्रा, स्टैंड अप, यूनिकॉर्न, स्टार्टअप, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इंपोर्ट। हम अपने डिफेंस के बारे में इंपोर्ट पे थे, अभी हम बड़े एक्सपोर्टर बनना शुरू हुए हैं। हम डिफेंस अब बाहर के देशों में हम अपने इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। आत्मनिर्भर भारत ये सिर्फ एक
कल्पना नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। उस दृष्टिकोण से जो काम हो रहा है, सारा विश्व माननीय मोदी जी के इस काम की तारीफ करते हुए नहीं थकता है। एक लक्ष्य दिया, हर किसी के सामने एक टारगेट होना चाहिए। हम तो 2011-12 में हमारी अर्थनीति 11वें क्रमांक की थी, 11 नंबर। अभी हम 5 में आए, और सिर्फ 5 में नहीं आए, अभी हमारा टारगेट है कि हम जर्मन और जापान के बराबरी में आए। $22 ट्रिलियन इकोनॉमी अमेरिका की है, 14-15 ट्रिलियन इकोनॉमी या चाइना की है। हमारी अभी 3.5 ट्रिलियन तक पहुंची है। हमको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो ये जनता के सहकार्य से ही हमको आगे बढ़ना है। ये हमने निर्णय किया। एक समय था कि 193 देशों में सिर्फ हमारा ही देश था, हमारा रुपया चलता था। जो आंकड़ा अगर मेरा गलत नहीं होगा 11 या 12, अब हमारे 12 देशों में हमारा रुपया ये विनिमयन का एक अर्थनीति का प्रमुख पार्ट बन गया कि हमारे रुपये को अभी 12 देशों ने मान्यता दी। और मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में कई देश हमारे इस चलन का स्वीकार करेंगे। नारी से नारायणी तक हो, आयुष्मान भारत योजना हो, कई योजनाएं बनाई। और इतना ही नहीं, एक जमाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी मृत्यु हुई या हत्या हुई या आज भी संशय में है, उन्होंने उस समय 2 निशान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, वो कश्मीर जल रहा था, लाल चौक में तिरंगा लगाना ये तो खून की होली खेलनी होती थी। आज तो हमारे भाई राहुल गांधी जी, हमारी बहन प्रियंका जी वहां जाके बर्फ खेल सकते हैं। अब कोई खून की होली खोलने की आवश्यकता नहीं है। इतनी शांति 370 के बाद वहां की। 1528 से मीर बाकी ने, विक्रमादित्य ने बनाया हुआ हमारे प्रभु राम का आस्था मंदिर 1528 में तोड़ दिया। अब तो जनवरी 2024 में हमारी मजाक उड़ाई जाती थी कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो वो जो लोग ऐसी मजाक उड़ाने वाले थे, जिनके मन में कभी प्रभु राम की आस्था नहीं थी, वो काल्पनिक कथा मानते थे। अब उनको आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि जय श्री राम, और देश के विकास का शुरू हो गया काम। तलाक के बारे में, हमारी अगर मुस्लिम बहन है, उठेगा कोई तलाक दे देगा, दोपहर के 12 बजे पूर्ण सूर्य प्रकाश में अंधेरा छा जाएगा। कोई हिम्मत नहीं करता था। सब मत के लाचार, तुष्टीकरण, खुर्ची, परिवार, मेरा परिवार, बाकी सारी दुनिया बेकार, ये भाव से राजनीतिक पार्टियां काम करते आई। मगर तलाक में हमने वोटों की राजनीति नहीं की। हमने इस देश के 9 करोड़ मुस्लिम बहनों को एक अधिकार दिया कि कोई भी उठकर कभी भी आपको तलाक दे दे और आपके जीवन को अंधेरे में बदल दे, ये नहीं होगा। पुलवामा भी आपने देखा, क्योंकि माननीय मोदी जी ने भयमुक्त भारत, भूख मुक्त भारत, विषमता मुक्त भारत, रोजगार युक्त भारत, ये एक सपना देखा। आतंक मुक्त भारत, ये भी एक सपना है। अफजल गुरु को फांसी मत दो, यहां तक कांग्रेस चले गई। 23 नेताओं ने हस्ताक्षर किए कि अफजल गुरु को फांसी मत दो। हम कोई धर्म के विरोध में नहीं है। बहुत बार ये कहा जाता है, जब हम औरंगजेब के बारे में कहते हैं तो ये मुस्लिम धर्म विरोधी है। मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी आपने सोचा कि उस समय जाके हमने उस सीमा के आतंकवादियों को बता दिया, और आतंकवादियों को यह इशारा मिल गया कि हमको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी ढूंढ के मोदी जी की सरकार है, ये वार किए बिना नहीं रहेगी। आतंकवाद की घटनाओं में भी इतनी कमी आ गई है, पूरा आतंकवाद खत्म हुआ ऐसा मेरा दावा नहीं, क्योंकि पापियों का पाप है, उसको खत्म होने को थोड़ा समय लगेगा। मगर एक बात बड़ी स्पष्ट है,
ये हमको कहा जाता है कि औरंगजेब के बारे में कुछ कहे तो हम धर्म विरोधी है। नहीं, देखो, जो अत्याचारी है वो खुद को गाजी समझता था, हिंदू बहनों पे अत्याचार करवाता था, माफी देता था, उसको धर्म कैसे हो सकता है? हम तो हिंदू रावण का भी दहन करते, तो क्या हम हिंदू विरोधी हुए क्या? तो मैं उन लोगों को आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि ये कोई धर्म विरोधी कृति नहीं है। जो आतंकी है, जो इस देश की तरफ वक्र दृष्टि से देखेगा, उसको धर्म के आधार पे नहीं तो अत्याचारी व्यभिचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। भगवान काशी विश्वनाथ, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 12 मई 1666 में वहां से जब औरंगजेब के कैद में उनको रखा गया, उसके बाद जब वो वहां से निकल चुके तो काशी विश्वनाथ का मंदिर, मां देवी अहिल्याबाई आई होकर ने भी काशी विश्वनाथ का मंदिर किया, मगर उस पर आक्रमण करना शुरू हुआ। अभी काशी विश्वनाथ मंदिर, डॉक्टर महामानव भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर का पंचतीर्थ ये इस सरकार ने बनाया। अंग्रेजों ने बनाए हुए संसद मंदिर में अब हमने अपना संसद मंदिर सेंट्रल विस्टा के नाम से बनाया। तो एक आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया, ये भाव से माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय आप सभी से तहे दिल से मेरा आह्वान है, अपील है कि माननीय मोदी जी के इस विकास गाथा को, विकास के कामों को आप जनता तक पहुंचाए, मौसम टूटने ना पाए, विकास रुकने ना पाए। और इस दृष्टिकोण से हम सभी भारतीय मिलकर माननीय मोदी जी को आशीष दे, आशीर्वाद दे, शुभकामनाएं दे, सहकार्य दे, साथ दे। माननीय मोदी जी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे समय एक तरफ ऐसी विरोधी पार्टियां हैं जिनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी तय करना मुश्किल है। राहुल गांधी जी भी सपने देखते हैं। अच्छा, सपने देखना मुझे लगता है तो संविधान में कोई इस पे बंधन नहीं है, कोई कुछ भी सपना देख सकता है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि सपना देखना कोई गलत है, सपना देख सकते हैं। मगर इस सपनों में हम अपने विकास की बात नहीं करते। परसों में सुना कि डीके शिव कुमार आके गए और वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात नहीं करती। आप सभी पत्रकार भाई है, अभी तक तो मैंने मुद्दों की बात की। कांग्रेस ने सबसे निम्न स्तर अभी पहुंच गई है और इसीलिए मैं जनता को आह्वान करूंगा कि हम सभी जो महात्मा गांधी को मानते हैं उनकी भी हमने मानना चाहिए। मैं वर्धा जिले का पालक मंत्री था, सेवाग्राम में 1930 से 1948 तक महात्मा गांधी जी रहे। महात्मा गांधी जी का वो प्रसिद्ध वाक्य है कि उन्होंने भी कांग्रेस जनों को कहा था कि कांग्रेस विसर्जित करो, मगर ये किसी की सुनते नहीं, गांधी जी की भी नहीं सुने। अब हम आपके माध्यम से जनता को आह्वान करते हैं कि महात्मा गांधी जी के ही गुजरात से मोदी जी आए हैं। महात्मा गांधी जी का सपना पूर्ण करने के लिए हम सब मिलकर पूरी शक्ति के साथ काम करें। और जो कांग्रेस पार्टी जिसकी एक्सपायरी डेट अभी राजनीति की खत्म हो गई, अब वो दवाई हमारे विकास के कोई काम की नहीं, उसके लिए हम सभी लोग सजग होकर आपस में सबको संगठित करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस आधार पे या इस विभाग के सभी लोग काम करें। ये आपके माध्यम से मैं जनता को आह्वान करता हूं। हमारे आदरणीय पंजाब के होशियारपुर मतदार संघ से सांसद हमारे सोम प्रकाश जी, जो वाणिज्य और इंडस्ट्री मिनिस्टर केंद्र के हैं, वो भी आपके दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। वो अभी सही तो वही पहले पत्रकार परिषद देने वाले थे, मगर थोड़ा सा देरी हो रही थी तो केंद्र के पहले राज्य आगे चले गया, तो कभी कभी ये चल जाता है। तो मैं माननीय सोम प्रकाश जी से आह्वान करूंगा कि वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी है और
2 बार विधायक भी रहे, बराबर है ना? हाँ जी, और अभी सांसद और मंत्री भी है और मोदी जी के बड़े निकट के है। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो भी बाकी बातें आगे बताइए। मेरे साथी सुधीर मोंटीगर जी जिन्होंने हुणे प्रेस कॉन्फ्रेंस तुहानू संबोधित किया, बहुत वधिया बुलारे ने, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर पहलू तो तुहानू दस्सिया होएगा। मेरे पार्लीमेंट के साथी सुधीर गुप्ता जी ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੰਚ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤਸਦੀਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਫॉर डिले, आई हैव कम लेट बिकॉज आई वाज बिजी समवेयर एल्स। सुधीर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे असली यही उठाते हैं, मैं तो शुरू करता हूँ, फिर भी इट्स माय ड्यूटी। इंडिया में 9 साल का शासन मोदी जी का संपूर्ण हुआ है और देश में एक नई आस, निराशा से आस की तरफ हम बढ़े हैं। करप्शन से ईमानदारी की तरफ सरकार बढ़ी है और देश में एक नई ऊर्जा, देश में का एक बाहर जो इमेज था वो एक उभरा है, देश का सम्मान सारी दुनिया में बढ़ा है। दुनिया भी कोई बड़ी समस्या हो तो मोदी जी की तरफ लोग देखते हैं, सारी दुनिया देखती है, एंड ही इज द पर्सन जो देश की ही नहीं दुनिया की समस्या सॉल्व कर सकते हैं। इंडिया आज कहां खड़ा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडिया इज द मोस्ट फास्ट डेवलपिंग कंट्री, फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री। जहां हम इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया में 10वां स्थान था 2014 में इंडिया का इकोनॉमी का। अब 5वें नंबर पर इंग्लैंड था जिसने हम पर 200 साल राज किए, उसको पीछे छोड़कर भारत अब 5वें स्थान पर आया है। यह हमें खुशी की और गर्व की बात है और हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द हम 2 देशों को और पीछे छोड़कर, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर 3रे स्थान पर आएंगे, ऐसा हमने सोचा है और बहुत जल्द होने वाला है। अब जो इंडिकेटर करते हैं इकोनॉमी के, उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रही है। गुड्स एंड सर्विसेज में जो जीएसटी में कलेक्शंस है, रिकॉर्ड कलेक्शन है, लगातार 4 बार 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा कलेक्शन हुई है। 1.5 लाख से ज्यादा 2 लाख तक कलेक्शन एक क्वार्टर की पहुंची है। ये बहुत बड़ी बात है। एफडीआई की मैं बात कर रहा था, 84.8 बिलियन पिछले साल का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुई है और एक्सपोर्ट भी हमारी हर साल, हमारा अपना रिकॉर्ड हम आप तोड़ते हैं। 770.18 बिलियन गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट हुआ। देश का एक्सपोर्ट हर साल बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जहां बढ़ रही है, फंड्स की कलेक्शन है, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं, बहुत बड़ा भंडार हमारे पास है। दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ दूसरे देश, चाहे यूरोप है चाहे अमेरिका है, रिसेशन से जूझ रहा है, इंडिया इज डेवलपिंग। आजादी का अमृत काल जिसमें हम प्रवेश किए हैं, 75 साल जो शुरू हुआ है, और ये टारगेट है कि जिस तेजी से इंडिया तरक्की कर रहा है, 2047 का जो विजन है,
2047 में 47 में जब 100 साल आजादी का मनाएंगे, देश दुनिया का सबसे विकसित देश, ताकतवर देश, और जिसको हम विश्व गुरु कहते हैं बनना है, उस टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2047 जब जो नौजवान लोग जो हैं जो 2047 तक देखेंगे, वो इस पे फख्र करेंगे, गर्व करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये अमृत काल में शुरू किया था। अब देश दुनिया का ताकतवर देश सबसे बना है, खुशहाल देश बना है, डेवलप्ड कंट्री बना है और विश्व गुरु बना है। ऐसा करने में एक दिन में होता नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स लिए जाने होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको कहते हैं, कोई कहाँ देश में इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है, वहीं जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे ज्यादा हो। 2014 में वर्ल्ड में हमारा 142 नंबर था, 47 रैंक्स का जंप करते हुए अब 63 नंबर पे 2019 में 2019 में हमारा नंबर 63 है। उसके बाद रैंकिंग हुई नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं 50 से हम नीचे आ चुके हैं। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टर को खराब ना हो, उसको तंगी ना हो, उसको परमिशन से लेनी है आराम से मिलती रहें, इसलिए 39,556 कंप्लायंसेस जो है करवानी पड़ती है डिफरेंट बोर्ड को खत्म किया गया है। 40,000 कंप्लायंसेस को खत्म किया गया है। इसी तरह किसी ने कहाँ इंडस्ट्री लगानी है, जो भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं उसकी एक डायरेक्टरी बनाई गई है। सैटेलाइट से आप वेबसाइट पे जाएं, इन्वेस्ट इंडिया की, वहां से देख सकते हैं कहाँ प्लाट किस इंडस्ट्रियल पार्क में कितने प्लाट खाली हैं, कौन सा प्लाट हमें चाहिए, उसकी रोड्स कैसी हैं, कनेक्टिविटी कैसी है, सारा कुछ अवेलेबल है। स्टार्टअप में बहुत बड़ी स्कीम है स्टार्टअप ऑफ इंडिया। भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है, 1 लाख स्टार्टअप हमारे एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो बहुत काम हो रहा है। मोदी से विस्तार में इन्होंने बताया होगा आपको, चाहे एयरपोर्ट्स की बात करें, चाहे रोड्स की बात करें।